नमस्कार मेरे साथीदारों, आपका हमारे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रिफाम्पिसिन की केमिस्ट्री के बारे में और उसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट और उसका क्या एडवर्स इफेक्ट होती है, कैसे होती है, क्या केमिकल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो रिफाम्पिसिन क्या है? तो ये जनरली एक एंटीबायोटिक है जो ज्यादातर ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में यूज हुआ करती है। तो पहले हम देखिए रिफाम्पिसिन के बारे में। तो ये आर का हम कुछ यूज करने वाले हैं, उसका मतलब थोड़ा हमें याद रह जाए इसलिए वे आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर है। थोड़ा ये याद रह जाएगा, आर को हम यूज करेंगे क्योंकि दो पॉलीमरेज आते हैं, एक आरएनए पॉलीमरेज आता है और एक डीएनए पॉलीमरेज आता है। तो मिक्सअप न हो जाए इसलिए हमने बताया कि ये आरएनए पॉलीमरेज। सेकेंड ये पी आता है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए यूज होता है, ऐसा थोड़ा हम यहाँ से उसको भी याद रख सकते हैं। इट इज यूज फॉर gram positive bacteria. Second thing is it is a 3-formyl derivative. 3-formyl derivative उसका एक सिंथेटिक डेरिवेटिव है, वो नेचुरल में से आने के बाद उसको इसमें कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं 3-formyl डेरिवेटिव। ये थोड़ा बहुत ड्रग में से हम कुछ निकालते हैं। तो मेंबर ऑफ एंजामाइसिन क्लास ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। ये एंजामाइसिन क्या है? ये एक कैटेगरी है जो उसमें मैक्रोसाइक्लिक रिंग आती है। तो प्रोड्यूस फ्रॉम स्ट्रिप्टोमाइसिस मेडिटेरियाना। जो एंटीबायोटिक होते हैं वो ज्यादातर कोई बैक्टीरिया में से पाए जाते हैं। तो ये कहाँ से मिलती है? स्ट्रिप्टोमाइसिस मेडिटेरियाना। तो उसको भी हम साथ में ले लेते हैं कि ये सेंटर वाला एम भी हम यूज कर देंगे। तो आप रिफाम्पिसिन लिखो तो इतना आपको निकल के आ जाना चाहिए। आर स्टैंड फॉर आरएनए पॉलीमरेज, एफ स्टैंड फॉर 3-formyl, एम स्टैंड फॉर मेडिटेरियन एंड दैट पी स्टैंड फॉर ग्राम पॉजिटिव के लिए ज्यादातर यूज होता है। मैं ऐसा नहीं बता रहा कि ग्राम नेगेटिव के लिए यूज नहीं होता। वो एंजामाइसिन क्या है? इट कंटेन मैक्रोसाइक्लिक रिंग। मैक्रोसाइक्लिक रिंग क्या होती है आप देखोगे तो उसमें 15 से 10-15 जितने कार्बन आए होते हैं और वो साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर होता है। ब्रिज्ड अक्रॉस द टू नॉन एडजेसेंट पोजीशंस ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियस। तो ये जो मैक्रोसाइक्लिक रिंग है, आपने शायद थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक भी आते हैं। तो उसमें इरिथ्रोमाइसिन की जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का इसमें स्ट्रक्चर है, पर उसके स्ट्रक्चर में, साइक्लिक स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं दो एरोमेटिक न्यूक्लियस आते हैं, टू नॉन एडजेसेंट पोजीशंस ऑफ एन एरोमेटिक न्यूक्लियस आते हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा। सेमी-सिंथेटिक डेरिवेटिव्स क्या है उसके? द कन्वर्जन ऑफ द नेचुरल रिफाम्पिसिन टू द 3-formyl रिफामाइसिन। ये उसका एक सेमी-सिंथेटिक डेरिवेटिव है, वो भी हम देखने वाले हैं कि कैसे है। तो देखो ये उसका, पहले हम केमिस्ट्री के बारे में चलते हैं। तो ऐसे यार जानना बहुत ही अहमियत रखता है। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। ये पूरे स्ट्रक्चर में ये हमारी हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, उसको पाइपराजिन रिंग बुला करते हैं। वो ज्यादातर यूज हुआ करती है, कहीं भी एंटीसाइकोटिक ड्रग में ज्यादा यूज होती है। दूसरा मैं बताऊं तो ये जो पोजीशंस है उसको 1 पोजीशन बोलते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, तो ये 1 और 8 पोजीशंस हुई। दूसरी बात जो है वो ये है कि ये जो रिंग है, ये नेफ्थलीन जैसा रिंग है, ये नेफ्थलीन जैसा रिंग है, ये नेफ्थलीन डेरिवेटिव बोल सकते हैं। सेकेंड, ये 21 और ये 23 आती है। पूरा नंबरिंग की इतनी जरूरत नहीं है, वरना वो आईयूपैक वालों ने स्पेसिफिकली दिया हुआ है। तो 21, 23 पे OH है, वो अहमियत रखता है। और दूसरा आपको मैं बताऊं कि एक आप देखोगे, अगर मैंने बताया था कि एंजामाइसिन किसको बोलते हैं, तो ये पूरी कार्बन की रिंग यहाँ से स्टार्ट होके, ये यहाँ से चल के ये यहाँ से होके, ये दो एरोमेटिक रिंग को इंक्लूड करते हुए इतनी बड़ी जो रिंग होती है ना, उसको बोलते हैं, ये जो इस तरह के जो ड्रग आते हैं उसको एंजामाइसिन कैटेगरी में रखा जाता है। तो अब थोड़ा हम डिस्कशंस का दौर आगे चलाए तो हमें पता चलता है कि उसमें क्या होता है। तो फ्री OH ग्रुप आर रिक्वायर्ड एट CN, C8, C21 एंड C23। मैंने बताया था ये 1 पोजीशन है, 8 पोजीशंस है, वो 21 है और ये 23 है। तो यहाँ पे OH फ्री होना चाहिए क्योंकि OH ज्यादातर ड्रग को आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ना है। आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है,
वो एंजाइम ज्यादातर प्रोटीन का बना हुआ होता है, प्रोटीन में ज्यादातर एमिनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ये चाहिए। सेकेंड, दिस ग्रुप अपीयर्स टू लाई इन द प्लेन। देखो ये डॉट 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 जो दिए हुए हैं वो अबोव द प्लेन बताए हुए हैं, तो अबोव द प्लेन हो गए तो क्या होगा, सबसे ज्यादा मजे ये होगा कि वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो डीडीआरपी लिखा हुआ है उसका फुल फॉर्म है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। उसको सिंपली हम इतना भी बता सकते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज के साथ वो बाइंड हो जाता है सिंपल लैंग्वेज में, बट वो पूरा उसका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है क्योंकि उसके डीएनए में से आरएनए बनता है ना, इसलिए। तो वो उसको साथ जुड़ने के लिए ये जो है वो कहाँ जुड़ेंगे, ये कहाँ जुड़ेंगे भाई, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के साथ। अब कैसे जुड़ते हैं वो देखते हैं। अभी क्या होगा कि एसिटाइलेशन, अगर आप यहाँ पे कुछ एसिटाइल ग्रुप रख दोगे, आपने शायद कर दिया केमिस्ट्री में यूज करके, यहाँ पे कुछ ऐसा CH3CO ग्रुप ला के रख दिया, यहाँ पे भी COCH3 मींस कि वो एसिटाइल ग्रुप आ गया यहाँ पे, तो एसिटाइल ग्रुप आ जाएगा तो उसके साथ वो जुड़ेगा नहीं। अगर उसके साथ जुड़ेगा नहीं तो रिएक्शंस कैसे देगा, तो हम बताते हैं कि वो इनएक्टिव कंपाउंड हो जाता है। कोई भी एक जगह हो, दोनों जगह पे हो तो भी वो इनएक्टिव हो जाएगा क्योंकि वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड ही नहीं हो पाएगा। रिडक्शन ऑफ द डबल बॉन्ड इन द मैक्रो रिंग रिजल्ट इन अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन एक्टिविटी। अभी आप देखो ये डबल बॉन्ड है, ये भी थोड़ा बहुत डबल बॉन्ड बोल सकते हैं, ये हम सॉरी ये हीट्रो का है, ये नहीं, ये डबल बॉन्ड है, ये भी हमारा डबल बॉन्ड है। तो ये जो डबल बॉन्ड है उसके बेसिस पे एक प्लेन डिसाइड होता है। ये प्लेन के अबोव पोजीशंस पे क्या होना चाहिए, ये OH होना चाहिए भी, ये OH भी होना चाहिए। अगर डबल बॉन्ड निकल जाएगा तो sp2 का क्या हो जाएगा कि sp3 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, वो सब स्ट्रक्चर में उबड़ खाबड़ हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर जैसे स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर में से टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो प्लेन उसका फिक्स नहीं रहेगा, अगर उसका प्लेन फिक्स नहीं रहेगा तो वो डीडीआरपी के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा अच्छी तरह से। इसलिए अगर डबल बॉन्ड भी गया तो वो जियोमेट्री चेंज हो जाएगी, इसलिए उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो। ओपनिंग ऑफ द मैक्रोसाइक्लिक मैक्रो रिंग ऑल्सो गिव एन एक्टिव कंपाउंड, क्योंकि मैक्रो रिंग की जो जरूरत है इसलिए कि वो मैक्रो रिंग की वजह से, ये अगर मैक्रो रिंग ब्रेक हुई तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, डबल बॉन्ड ब्रेक होगी तो उसकी जियोमेट्री ब्रेक होगी, जियोमेट्री ब्रेक होगी तो क्या होगा, तो वो उसके साथ बाइंड नहीं हो पाएगा। इसलिए उसको बोलते हैं कि जो जियोमेट्री में डबल बॉन्ड है, मैक्रोसाइक्लिक है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। रिफाम्पिसिन इज मोर इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वो भी मैंने बताया कि वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के साथ ज्यादा जुड़ता है ग्राम नेगेटिव की बजाय। ये तो वही स्ट्रक्चर है रिफाम्पिसिन का। रिफाम्पिसिन इज एक्टिव अगेंस्ट डीडीआरपी फ्रॉम बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दोनों के साथ वो एक्टिव तो है, पर बिकॉज ऑफ पुअर पेनिट्रेशन ऑफ द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में वो पेनिट्रेट नहीं हो पाता अच्छी तरह से। So drug has less value in infection caused by such organism, तो वो अच्छी तरह ग्राम नेगेटिव में घुस ही नहीं पाता। अगर नहीं घुसेगा तो पेनिट्रेशन नहीं होगा, तो पेनिट्रेशन नहीं होगा तो उसकी इफेक्ट नहीं आती, इसलिए वो ग्राम पॉजिटिव के साथ ज्यादातर एक्टिव है। नैफ्थलीन रिंग देख लीजिए, ये जो रिंग स्ट्रक्चर है उसको नैफ्थलीन रिंग बोलते हैं, वो आपको पता होगा। अब इसमें क्या है, उसके जो पाई बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड्स ऑफ इट्स एरोमेटिक एमिनो एसिड रिंग इन अ डीडीआरपी, उसके जो पाई बॉन्ड है, जो हमारा वो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम में जो एरोमेटिक एमिनो एसिड्स है उसके साथ जुड़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके साथ जुड़ने के लिए उसमें हुए पाई बॉन्ड ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल है। मेटालो एंजाइम कंटेन 2 जिंक एटम। अभी क्या होता है कि ये जो कुछ भी ड्रग है वो एंजाइम के साथ अच्छी तरह बाइंड होना चाहिए। अगर अच्छी तरह बाइंड हो गई ना तो वो क्या हो गया कि उसकी इफेक्ट अच्छी आएगी। अब जिंक एलिमेंट देखो, ये जिंक यहाँ पे आता है, तो ये जिंक क्या करता है, ये जिंक यहाँ जुड़ के यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएगा। ये साइक्लिक मेटल का साइक्लिक स्ट्रक्चर को मेटलर्जी की लैंग्वेज में बताते हैं चिलेट फॉर्म होता है। चिलेट मींस साइक्लिक फॉर्म। ऑक्सीजन एट द C1 पोजीशन एंड ऑक्सीजन ऑफ द C8 पोजीशन ऑफ रिफामाइसिन्स कैन चिलेट द जिंक एटम एंड व्हिच इंक्रीज द बाइंडिंग टू DDRP। तो वो क्या होगा, अच्छी तरह बाइंड करेगा। अगर अच्छी तरह ड्रग रिसेप्टर के साथ एंजाइम के साथ बाइंड हो गई तो वो अच्छे इफेक्ट देगी, तो इंक्रीज होती है उसके DDRP की इफेक्ट।
Oxygen at C21 and C23 positions form the strong hydrogen bonds to the DDRP. तो वो तो मैंने बताया कि 21 और 23 वाले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ज्यादातर यूज होते हैं। तो इस तरह से हम बताएं तो बेसिकली क्या है, ये कि नेफ्थलीन रिंग का इंपॉर्टेंस है, ये OH ज्यादा काम करते हैं, ये दो और ये दो OH के बारे में हमें बताना होगा, ठीक है। अब उसके मैकेनिज्म क्या है, तो स्ट्रिप्टोमाइसिन मेडिटेरियन में से रिफाम्पिसिन मिलती है। रिफाम्पिसिन का सेमीसिंथेटिक डेरिवेटिव होता है, वो मैकेनिक बाइंड्स द बीटा सब यूनिट, उसका सब यूनिट तो उसको बोलते हैं बीटा सब यूनिट। बीटा सब यूनिट किसका, तो बैक्टीरिया का जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का बीटा सब यूनिट के साथ ये बाइंड होके इनहिबिट करता है। क्या इनहिबिट करेगा, आरएनए सिंथेसिस। अगर डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिट होता है तो डीएनए सिंथेसिस ब्लॉक होता है, आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिट होता है तो आरएनए सिंथेसिस ब्लॉक होता है। अल्टीमेटली ये सब ब्लॉक हो गए, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक होता है। इसलिए इस बैक्टीरिया और वायरस को हम अच्छी तरह से इनहिबिट कर सकते हैं। तो रिफाम्पिसिन इनहिबिट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इन बैक्टीरिया सेल्स सब बीटा सब यूनिट्स, प्रिवेंट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए। वो तो मैंने बताया कि अगर प्रोटीन सिंथेसिस बंद होने के लिए क्या चाहिए कि मैसेंजर आरएनए के साथ वो प्रिवेंशन हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ टू प्रोटीन, इट डज नॉट इनहिबिट द मैमेलियन एंजाइम। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पेशेंट ये ड्रग लेते हैं उसके एंजाइम को इनहिबिट नहीं करता। अगर उसके एंजाइम को जो इनहिबिट करता होता तो प्रॉब्लम ये आती कि ह्यूमन को भी प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक हो जाता। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा डायग्रामेटिकली बताने का अटेम्प्ट किया है। ये डीएनए में से जो आरएनए बनता है, ये कौन बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज। तो उसके लिए उसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। हमारी रिफाम्पिसिन क्या करेगी, इनहिबिट कर देगी, तो आरएनए नहीं बनेगा। तो इस तरह से इनहिबिशन हो जाता है। तो फिर आगे चलते हैं, तो इसमें हमारे पास एक्सक्रीशन कहां से होगा। ये जो रिफाम्पिसिन है वो बड़ा मैक्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है। मैक्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर ज्यादा जितने कार्बन बढ़ जाएंगे, आप भी जानते हो कि उसमें सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी कम होगी तो हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि वो यूरिन में से एक्सक्रिएट हो जाए। सो प्रिंसिपली एक्सक्रीशन रूट इज बाइल एंड फीसिस, इसीलिए वो फीसिस में से एक्सक्रिएट होता है। Second, high concentration of rifampicin and its primary metabolite D-acetyl rifampicin। आपने स्ट्रक्चर में भी मैंने बताया था कि रिफाम्पिसिन का मेटाबॉलिज्म किस तरह होता होगा। तो एसिटाइल ग्रुप है, देखो आप देखोगे तो ये जो एसिटाइल ग्रुप है उसका डीएसिटाइलेशन हो जाएगा, ये ईस्टर में से अल्कोहल हो जाएगा, तो वो ज्यादा पोलर हो जाएगा। पोलर होगा तो एक्सक्रीशन में थोड़ी दिक्कत कम आएगी। और जहां पे एसिटाइल ग्रुप आता है वहां डीएसिटाइलेशन वो नॉर्मल एक्सक्रिएशन रूट हो जाता है और इनएक्टिव मेटाबोलाइट और एक्सक्रिएशन का मेटाबोलाइट के फॉर्म में आ जाता है। आर फाउंड इन द लीवर एंड बिलियरी सिस्टम, ये दो जगह पे ये पाए जाते हैं। अब एडवर्स इफेक्ट क्या है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक की क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकती थी, इस तरह उसकी भी होगी। इंटरफियर विद द लिवर फंक्शन सम पेशेंट्स, क्योंकि वो लीवर के फंक्शन को देखो आपने अगर मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक पढ़ा हो तो आपको भी वो पता होगा कि इरिथ्रोमाइसिन अजिथ्रोमाइसिन वो जो कोई ड्रग की कैटेगरी है वो भी हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए लीवर में जाते हैं तो लीवर को थोड़ा बहुत डैमेज करते हैं। तो इस तरह अगर ये भी मैक्रोलाइड रिंग स्ट्रक्चर है, इसीलिए वो भी मेटाबॉलिज्म होने में दिक्कत आती है, इसीलिए वो लीवर के फंक्शंस को क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। सो किसको दे देना चाहिए, जो ड्रग हिपेटोटॉक्सिक ड्रग है, हिपेटॉक्सिसिटी होती है, और जो पेशेंट हेपेटिक फंक्शन जिसके इम्पेयर्ड है, जो क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट है, उसको नहीं देना चाहिए क्योंकि उसके ऑलरेडी लिवर में प्रॉब्लम होता है। और ये अनसामाइसिन कैटेगरी की रिफाम्पिसिन उसको ज्यादातर डैमेज करेगी, इसीलिए उसको देना चाहिए। ड्रग इंटरेक्शन में क्या है, रिफाम्पिसिन इज अ पावरफुल इंड्यूसर ऑफ हेपेटिक साइटोक्रोम P450 ऑक्सीजनेज, ये उसको इंड्यूस करता है। क्या करता है, रिफाम्पिसिन, आप देखोगे ये भी थोड़ा हम याद रख दे, ये मैंने वहां पे बताया नहीं, रिफाम्पिसिन, क्योंकि सब बताता तो आपको नहीं पता रहता। इसी इंड्यूसर है, क्या इंड्यूसर है भाई, हेपेटिक साइटोक्रोम P40। तो जो ड्रग ये हेपेटिक साइटोक्रोम P40 से मेटाबोलाइज होती है उसको इंड्यूस करते हैं, तो उसका मेटाबॉलिज्म कैसा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, तो ड्रग एक्शन भी नहीं दे पाएगी। तो वो कौन सी ड्रग है, वो ड्रग है एक हमारे ब्लड में जो यूज होती है, वो एंटीकोएगुलेंट है,
कोएगुलेशन के लिए ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है। जो साइकोटिक के लिए यूज होती है बार्बिट्यूरेट है, बेंजोडाइजेपिन है। उसके बाद हमारे सीएनएस के लिए जो फिनाइनटोइन है एंड थियोफाइलिन, ये सब की मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाती है। अगर आपने रिफाम्पिसिन के साथ दे दिया तो ये सब ड्रग फास्ट क्या कर देंगी, मेटाबोलाइज्ड हो जाएगी, तो उसकी एक्शन नहीं मिलेंगी। उसके बाद क्लिनिकल यूज देखोगे तो टू इराडिएट द स्केरियस स्टेट इन असिम्प्टोमेटिक कैरियर ऑफ नाइसेरिया मेनिंजाइटिस, ये ट्यूबरक्यूलोसिस में तो उसका यूज होता ही होता है। अगर कहीं ग्राम नेगेटिव का कोई इन्फेक्शन है, देखो मेनिंजाइटिस में होता है असिम्प्टोमेटिक, सिम्प्टोमेटिक मेनिंजाइटिस हो गया फिर रिफाम्पिसिन काम नहीं लगेगी, पर असिम्प्टोमेटिक है तो वो रिमूव कर देंगे। उसके बाद माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई, लेप्रोसी में उसका बहुत ज्यादा यूज होता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस इन्फेक्शन सच एज एंडोकार्डियटिस, अच्छा कार्डियक सेल में जो लेयर आता है वो ऑस्टियोमाइलिटिस, वो मेथिसिलिन रेजिस्टेंस एस ओरियस और एस एपिडर्मिस। जो देखो मेथिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, वो पेनिसिलिन में आती है, वो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट मेथिसिलिन रेजिस्टेंस एस ओरियस ऐसा हो गया तो उस केस में हम क्या देंगे, उस केस में हम ये रिफाम्पिसिन देते हैं। लेगुनारियास डिसीज व्हेन रेजिस्टेंस टू इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन जैसे देखो इरिथ्रोमाइसिन वो भी थोड़ा बहुत उसकी कैटेगरी का आ गया है क्योंकि वो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आता है। सो लेगुनारियासिस डिसीज में जो रेजिस्टेंस आ जाता है इरिथ्रोमाइसिन का, तो उसमें भी ये दिया जाता है। फिर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एच इन्फ्लुएंजा इंड्यूस्ड बाय मेनिंजाइटिस, अगर किसी को मेनिंजाइटिस हो गया उससे उसको एन इन्फ्लुएंजा एक वायरस है, अगर उसको वायरस का भी इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाते हैं तो वो कम करने के लिए प्रोफाइलैक्सिस में ये दी जाती है रिफाम्पिसिन। अब केमिकल नेचर के बारे में देखें, रेडिश ऑरेंज डिस्कलरेशन, अगर आप कोई बच्चा कोई पेशेंट रिफाम्पिसिन लेता है तो आप देख लीजिए उसका यूरिन, उसका स्टूल, उसका सलाइवा, उसका टीयर्स, उसके स्किन सभी जगह पे रेडिश ऑरेंज कलर का आएगा। तो ये पेशेंट को थोड़ा हमें बताना पड़ेगा क्योंकि पेशेंट अगर ऐसा यूरिन और स्टूल अगर आपका स्किन और टीयर और सलाइवा ऑरेंज कलर की आएगी तो वो थोड़ा बहुत दिक्कत में आ जाएगी। इसलिए अगर फार्मासिस्ट हो तो आपको पेशेंट को बताना चाहिए कि भाई उसका इनबिल्ट कलर है और ऐसा आएगा। अब केमिस्ट्री के बारे में बताए तो सॉलिड स्टेट में तो हर कोई इंसान भी स्टेबल होता है, इस तरह केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट में सब स्टेबल होते हैं, उसके बाद लिक्विड में कम और गैस में कम होते हैं। तो सॉलिड स्टेट में सब स्टेबल है तो ये भी स्टेबल ही होगा। अब देखिए इन सॉल्यूशन में एट अल्कलाइन पीएच इट ऑक्सीडाइज टू क्विनोन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो ऐसा एक हमारा एक स्ट्रक्चर आया था OH वाला, नेफ्थेरॉन वाला, एक रिंग स्ट्रक्चर था, आपको पता हो तो आपको पता है कि फिनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाई क्विनोन हो जाएगा। इस तरह से इस तरह का स्ट्रक्चर होके आएगा, हमको मिलेगा, ठीक है, इस तरह का। तो ये अल्कलाइन पीएच आपको एसिडिक कर दिया, अल्कलाइन कर दिया तो AH यहां से चला जाएगा क्योंकि ये एसिडिक है, अल्कलाइन हो जाएगा, H चला जाएगा, स्टेबल होने के लिए ये डबल बॉन्ड यहाँ पे दे देंगे तो ऐसा आ जाएगा। अगर आप देखोगे कि इन एसिडिक कंडीशन, तो एसिडिक कंडीशन में तो हाइड्रोलिसिस ज्यादा होता है, इट हाइड्रोलाइज टू 3-फॉर्माइल रिफाम्पिसिन SV, सिंथेटिक डेरिवेटिव है रिफाम्पिसिन 3-फॉर्माइल में उसका कन्वर्जन हो जाता है। एट न्यूट्रल पीएच भी स्लोली हाइड्रोलिसिस एंड ईस्टर फंक्शन ऑल्सो अकर। एस्टर जो ग्रुप हो, इसमें एक एस्टर ग्रुप भी है, वो न्यूट्रल पीएच पे, क्योंकि एस्टर की स्टेबिलिटी का दिक्कत रहती है तो वो न्यूट्रल पीएच पे भी उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो इस तरह की हमारी कुछ बात थी, वो आपको दिखाने के लिए कि हमने बताया कि इस तरह से रिफाम्पिसिन एंटीबायोटिक जो किस में यूज होता है, ज्यादातर ट्यूबरक्यूलोसिस के साथ साथ उसके दूसरे भी मैंने आपको रिफाम्पिसिन बताया क्या क्या यूज होते हैं, कहीं पर यूज होता है। और हमने बताया कि ये R से हमें क्या करना है, RNA पॉलीमरेज इनहिबिटर, F से हमें क्या करना है, 3-फॉर्माइल इट्स सिंथेटिक डेरिवेटिव, P से हमें क्या करना है भाई, ये ग्राम पॉजिटिव है, इनसे हमें क्या करना है, एंड इंड्यूस एंजाइम एक्टिविटी, क्या करेंगे भाई, इंड्यूस कर देंगे, क्या कर देंगे, इंड्यूस, क्या इंड्यूस करेंगे, एंजाइम की एक्टिविटी। और स्ट्रिप्टोमाइसिन मेडिटेरियना, तो उस तरह से उसका थोड़ा हम याद रख सकते हैं, इस तरह से याद रखेंगे तो हमको
लॉन्ग टाइम पे भी यूज होगा। इफ यू लाइक दैट कि ये वीडियो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो आपके दोस्तों को भी भेज दीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।